दरवाजे पर मुसलसल होती दस्तक से उसकी आंख खुली थी। जिस्म बुरी तरह अकड़ा हुआ था। वो ड्रेसिंग टेबल के साथ ही आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। चंद लम्हों में हवास बहाल हुए तो याद आया कि रात को बाजिल के जाने के बाद वो काफ़ी देर तक रोती रही थी। फिर जाने कब उस पर नींद का गलबा तारी हुआ था और अब वो उठी तो एहसास हुआ कि रात को वो रोते हुए ही सो गई थी। उसका जिस्म वहीं फर्श पर सोने की वजह से शदीद दर्द कर रहा था, मगर दरवाजे पर होती दस्तक से वो हिम्मत करके उठी और बेड से दुपट्टा उठाकर सर पर ओढ़ा और दरवाज़ा खोला। मगर दरवाजे पर गुल बीबी को देखकर उसे शदीद गुस्सा आया। गुल बीबी, क्या हो गया है सुबह सुबह जो दरवाजे बजा रही हो? दरुस्ती से कहती हुई वो वापस आती बेड पर ढह सी गई। माफ़ कर दें बीबी जी, मैं भूल गई थी, आज तो आप ज़रा देर से उठेंगी। ही। दरवाजे पर खड़ी गुल बीबी शर्माते हुए बोली तो मासूमा फ़ौरन उठ बैठी। उसकी बात समझने के बाद उसे एक ख़तरनाक घूरी से नवाजा। माफ़ कर दीजिए छोटी बीबी जी, आप तो हमेशा सुबह ही सुबह उठ जाती हैं, मुझे लगा आप उठ गई होंगी। वो जी आपका बड़ी अम्मा जी नाश्ते के लिए इंतज़ार कर रही हैं। इस बार गुल बीबी दरवाजे पर खड़ी सर झुकाए बोल रही थी। उसकी बात पर मासूमा बेड से उठी और घड़ी पर वक्त देखा जो सुबह के 8 बजा रही थी। भाई पहले क्या वो लोग मेरा इंतज़ार करते थे? पहले भी तो मैं अकेले ही नाश्ता करती थी, अब क्या हो गया है जो मेरा इंतज़ार हो रहा है वहाँ पर? अलमारी की जानिब बढ़ते हुए वो बोली थी। उसका बिल्कुल दिल नहीं था अभी कमरे से बाहर निकलने का, क्योंकि उसका सर और जिस्म काफ़ी दुख रहा था। वो आराम करना चाहती थी। कैसी बातें कर रही हैं छोटी बीबी जी आप तो जी आप बहू हो इस घर की, मुर्शिद साहब की बीवी हैं। अब तो जी आप वहीं सब बीबियों के साथ खाना खाया करेंगी। गुल बीबी अपनी तरफ से मासूमा को समझा रही थी, जबकि मासूमा ने उसकी बात खासी बेजारी से सुनी। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। मासूमा अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की जानिब बढ़ी। बीबी जी वो जी बड़ी बी ने कहा है कि आप तैयार होकर आएं। गुल बीबी ने डरते हुए कहा तो मासूमा उसे नज़रअंदाज करती वॉशरूम में घुस गई, जबकि गुल बीबी वहीं कमरे के दरवाजे पर खड़ी उसका इंतज़ार करने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई थी। उसके पीछे गुल बीबी काफ़ी परेशानी से चली आ रही थी। अस्सलामुअलैकुम। उसके सलाम करने पर दादी जान ने उसे सर्द निगाहों से सर से पांव तक देखा। सफ़ेद रंग का कीमती जोड़ा पहने, सर पर दुपट्टा सलीके से ओढ़े, चेहरे पर बेजारी लिए वो उनके सामने खड़ी थी। मासूमा, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? दादी जान उसे देखते ही गुर्राई थी, जबकि उनकी गरजदार आवाज़ से ताई और चची जान समेत वहाँ हर मुलाजमा कांप गई थी। दादी जान, मुझे समझ नहीं आई कि आप कह क्या रही हैं? चेहरे पर बला की मासूमियत लिए उसने पूछा। वो वाकई नहीं समझी थी कि दादी जान गुस्सा किस बात पर है। सफ़ेद रंग, वो भी शादी के पहले दिन? दिमाग ख़राब है लड़की तुम्हारा। तुम इसी ख़ानदान की लड़की हो, तुम्हें समझाने की ज़रूरत थी क्या? कुर्सी से उठती हुई वो गुर्राई थी। उनके उठने से ताई जान और चची जान भी उठ खड़ी हुई। दादी जान, मैं तो पहले भी ये पहनती थी, उस वक्त तो आपने कभी मना नहीं किया था। मासूमा को दादी जान की बात वाकई हैरान कर गई थी। मतलब हद है, अब इसके पहनने ओढ़ने पर भी एतराज़ किया जाएगा। अब उसके पहनने ओढ़ने पर भी एतराज़ किया जाएगा। पहले की बात और थी, अब तुम सुहागन हो। खबरदार, अब तुमने ये सफ़ेद काले फीके रंग पहने। वो सर्द मोहरी से गोया हुई थी। लेकिन दादी जान, मासूमा, क्या हर बात में बहस करना तुम्हारी आदत बन गई है? दादी जान ने मासूमा की बात काटी थी। बानो, अफसोस है हमें कि तुम एक लड़की को काबू नहीं कर पा रही। ये लड़की अपनी माँ की तरह बदतमीज़ है और इसका अंजाम भी वैसा ही होगा। इस लड़की को बाजिल सीधा करेगा। दिन ब दिन इसकी बदतमीजियाँ बढ़ रही हैं। अचानक डाइनिंग हॉल में मुजफ्फर साहब दाखिल हुए थे और उनकी गंभीर आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। यकीनन मुजफ्फर साहब उनकी गुफ्तगू सुन चुके थे, जबकि उनको देखकर सब खवातीन उठकर खड़ी हो गई थी एक तरफ। लेकिन दादा जान, मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं। मासूमा ने कुछ बोलना चाहा था। उसे दुख होता था जब दादा जान उसकी माँ को बुरा कहते थे, मगर दादी जान ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और कहा कि खामोश रहो मासूमा। नहीं नहीं, बोलो लड़की, तुम चुप रहो बानो, इसे बोलने दो, बदतमीज़ लड़की है ये। एक बार फिर मुजफ्फर साहब धाड़े थे। मासूमा के चेहरे पर सर तासुर आया था, दिल में तकलीफ बढ़ी थी। अब कौन सी खता कर दी है उसने? हमेशा ऐसे ही हुआ था उसके साथ। माफ़ कीजिए मुर्शद साहब, बच्ची है, माफ़ी मांगो मासूमा। दादी जान पहले मुजफ्फर साहब को देखती इल्तजाइया बोली थी और फिर मासूमा की जानिब रुख करके गुस्से से बोली। लेकिन अब मासूमा ने शिकवा कुना निगाहों से दादी जान को देखा, जैसे कह रही हो कि कौन सी गलती पर माफ़ी मांगू या क्या बदतमीज़ी की है जिसकी माफ़ी मांगू। उसके देखने पर दादी जान ने अपनी नज़रें चुराई थी।
مجھے معاف کر دیں دادا جان۔ معصومہ سر اٹھا کر نظریں جھکا کر گویا ہوئی، چہرے کے ساتھ لہجہ بھی بے تاثر تھا۔ مظفر صاحب نے ایک حقارت بھری نگاہ معصومہ پر ڈالی اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد معصومہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس پڑی کرسی پر براجمان ہو گئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، یا یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس سب کی اسے عادت تھی، تبھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ نوشین صاحبہ نے تڑپ کر ناشتہ کرتی معصومہ کو دیکھا، جو کافی پرسکون دکھ رہی تھی، جبکہ دادی جان بھی آنسو پیتی وہاں سے چلی گئیں۔ باس، پرسوں صبح اس علاقے سے ایک لڑکی ملی ہے، بہت بری حالت میں ہے سر، ریپ اور ٹارچر کیا گیا ہے اس پر، چہرہ کافی حد تک خراب ہو چکا ہے۔ میڈیکل رپورٹس کے مطابق اس لڑکی کو کئی بار زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور کئی روز تک غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے، جسم پر تشدد کے نشان ہیں۔ اس کی حالت اس وقت ایسی ہے کہ وہ نہ زندہ ہے اور نہ مردہ۔ آج صبح ہی اسے ہوش آ گیا تھا، بٹ سر وہ سٹل ایک ہی پوزیشن میں ہے۔ کئی بار ہم نے کوشش کی بٹ وہ بہت ڈری ہوئی ہے۔ رمشا کی بار بار کال کی وجہ سے وہ کافی جلدی وہاں پہنچ گیا تھا۔ ہال میں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا وہ بغور رمشا کی باتیں سن رہا تھا۔ اس وقت اس ہال میں بازل اور رمشا کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ رمشا، تمہیں اس لڑکی کو ہاسپٹل چھوڑنا چاہیے تھا اور پولیس کو انفارم کرنا چاہیے تھا۔ یہاں لانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ کوئی ہسپتال یا تھانہ نہیں ہے۔ وہ نظریں سامنے پڑے لیپ ٹاپ پر جمائے سرد موہری سے بولا تھا۔ رمشا نے دیکھا ایک پل کو بازل کے چہرے پر اذیت دہرائی تھی، مگر پھر اس کا لہجہ اور چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا، جیسے اس قدر افسوسناک بات سے اسے کوئی خاص فرق پڑا ہی نہیں تھا۔ باس، میں نہ ہاسپٹل لے کے جا سکتی تھی نہ پولیس اسٹیشن۔ رمشا کے چہرے اور لہجے میں پریشانی تھی۔ کیوں؟ باس، تشویشناک بات یہ ہے، میں نے پتہ کیا ہے کہ 2 دن سے یہ لڑکی ہاسپٹل میں زیر علاج تھی۔ پرسوں رات یہ ہاسپٹل سے غائب ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل عملے سے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کو زیادتی کے بعد ہاسپٹل کے قریب سڑک سے لایا گیا تھا، علاج ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد غائب ہو گئی۔ رمشا نے ہاتھ میں تھامی ہاسپٹل ریکارڈ کی فائل بازل کی جانب بڑھائی تو بازل اس کے ہاتھ سے فائل لے کر دیکھنے لگا۔ اس کا مطلب کسی نے اس لڑکی کو ہاسپٹل سے غائب کروایا، پھر سے تشدد اور زیادتی کا نشانہ بنایا اور نیم مردہ حالت میں چھوڑ دیا۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مر چکی ہے۔ رمشا کے بولنے سے پہلے بازل پرسوچ انداز میں بولنے لگا تو رمشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ یس سر۔ بازل نے اس لڑکی کی آج کی رپورٹس پر نظریں جمائے ہنکارا بھرا۔ پولیس میں رپورٹ کروائی؟ اور اس لڑکی کے گھر والے؟ بازل نے جیب سے اپنا موبائل نکالتے ہوئے رمشا سے پوچھا۔ یس باس، کل میں نے اور حماد نے ہاسپٹل میں ہی پولیس کو انفارم کیا تھا، بٹ سر مجھے کچھ گڑبڑ لگی۔ سر، اس کی جان کو خطرہ ہے، اسی لیے میں اور حماد اسے یہاں لے آئے۔ میں اسے ٹریٹمنٹ دے رہی ہوں سر، اور اس کے گھر والوں کا پتہ کیا ہے، عام سے لوگ ہیں، میں نے کال کر کے بتایا، بٹ سر۔ رمشا کے چہرے پر اذیت دہرائی۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور بازل کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے گھر والوں نے انکار کر دیا ہوگا اس لڑکی کو پہچاننے سے بھی۔ رمشا کے بولنے سے پہلے بازل بولا تھا۔ رمشا اس کی گردن کی تنی ہوئی رگیں دیکھ کر ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ جی باس، بمشکل ہی رمشا کی آواز حلق سے نکل سکی۔ باس، آپ ایک بار ملیں گے اس سے؟ بازل کی سرخ آنکھوں کو دیکھتی ہوئی وہ بولی تھی۔ نہیں رمشا، ابھی کچھ دن اس سے کوئی سوال مت کرنا، نارمل ہونے دو کچھ اسے، پھر دیکھتے ہیں اس معاملے کو۔ بازل موبائل جیب میں رکھتا ایک بار پھر لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ یس باس۔ بازل کو کام میں مصروف دیکھ کر وہ اس کمرے کی جانب بڑھی جہاں وہ لڑکی تھی۔ آج ان کی شادی کو 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا، مگر بازل گھر نہیں آیا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت معصومہ کو اس بات سے ہو رہی تھی کہ کسی نے بھی اس سے بازل کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، بلکہ 1 ہفتے سے بازل گھر نہیں آیا تھا۔ اس بات سے کسی کو کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بازل کو سوچنے لگتی تھی۔ پھوپھو جان کے سمجھانے کے باوجود زیادہ تر وہ اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ بازل کے کمرے میں صرف رات کو جاتی تھی، اور وہ بھی اس مجبوری میں کہ دادی جان اس پر نظر رکھتی تھی، بار بار ٹوکنا روکنا۔ وہ 1 ہفتے میں ہی کافی تنگ آ گئی تھی۔ کھانا سب کے ساتھ کھانا، گھر کے معاملات میں دلچسپی لینے کے لیے اسے مجبور کیا جانے لگا۔ وہ اتنی بھی بدتمیز یا خودسر نہیں تھی جتنا اسے ظاہر کیا جاتا تھا۔ قائم بھی 1 ہفتے سے ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ معصومہ کو شدت سے اس کی یاد آتی تھی۔ قائم کی ہی غیر موجودگی کی وجہ سے دادا جان کافی بار معصومہ کو ڈانٹ چکے تھے۔
कुछ दिन में उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही थीं और उसे एक डर था कि अगर कायम ना आया तो दादा जान ज़रूर उस पर फिर से पाबंदी लगा देंगे। हम पर तो हर बात पर पाबंदी आयद है, ये रंग नहीं पहनना, ये कपड़े नहीं पहनने, ऊंची आवाज़ से मत बोलो, इतना ज़ोर से क्यों हंस रही हो, 10 बजे से पहले सो जाओ, 5 बजे से पहले उठ जाओ, बाहर नहीं जाना, टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं रखना। ओफ, हम पर इतनी पाबंदियाँ, मगर पोता 1 हफ्ते से आवारा गर्दी पर है, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं। वो जहाँ मर्जी जाए, जो मर्जी करे, उसे कोई नहीं टोकता। बेड पर बैठी हुई वो खुद से हम कलाम थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, मासूमा बेटा क्या मैं अंदर आ जाऊं? फूफो जान की आवाज़ उभरी तो उसने उठकर दरवाज़ा खोला। मासूमा बच्चे, अब बाजिल का कमरा ही तुम्हारा कमरा है, मैंने कहा भी था कि वहाँ रहा करो। वो मासूमा के कमरे की लाइट ऑन देख कर आई थी और आते ही शुरू हो गई। फूफो जान, हर बात पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है मुझ पर? अब क्या मैं अपने कमरे में भी नहीं रह सकती? इस पर भी दादा जान की शान में गुस्ताखी हो गई क्या? नौशीन साहिबा बेड पर बैठी तो मासूमा ने उनकी गोद में अपना सर रख दिया था और उनके हाथ अपने सर पर रखे। मासूमा, प्लीज़ फुफ्फो जान, वो झुंझलाए हुए अंदाज में बोली थी। मासूमा, हम मौका देते हैं तो लोग बातें करते हैं ना, तुम किसी को शिकायत का मौका ही ना दो। वो उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोली। रहने दे फुफ्फो जान, आप कुछ भी कर लो, दुनिया कभी खुश नहीं होती, इसीलिए मैं बेकार की कोशिश करती ही नहीं हूँ। मासूमा को उनकी बात से सख्त इख्तलाफ हुआ था। वो अपना नजरिया बड़े आराम से उनके गोश गुजार कर रही थी, जिस पर नौशीन साहिबा ने अपना माथा पीट लिया। मासूमा बेटा, इसीलिए तो अब्बा जान हर वक्त तुमसे खफा रहते हैं, तुम खातिर में ही किसी को नहीं लाती। चलो अच्छा, अब छोड़ो सब बातें और अपने कमरे में जाओ। वो झुककर उसका माथा चूम कर बोली थी। दादा जान तो पता नहीं कौन से बदले ले रहे हैं मुझसे। हद है फुप्पो, घर में और भी तो लोग हैं, लेकिन सबको मैं ही नजर आती हूँ। इस बार मासूमा के चेहरे पर कुछ ऐसा था जो नौशीन साहिबा को भी दुख हुआ। वाकई ये बात सच थी। इन 2 हफ्तों में मुजफ्फर साहब कई बार मासूमा को डांट चुके थे। मासूमा मेरी बच्ची, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने उसे प्यार से कहा। ऐसी ही बात है फुप्पो जान, भैया नहीं है ना, इसलिए दादा जान का बस चले तो वो ये भी कह दें कि लड़की तुम इतनी सांसें क्यों ले रही हो, कम कम सांस लिया करो। आखिरी बात उसने दादा जान के अंदाज में कही और हंस पड़ी, लेकिन उसकी आंखों की नमी नौशीन साहिबा अच्छे से देख चुकी थी। हाँ, वो ऐसी ही तो थी। पता नहीं क्यों मुजफ्फर साहब को उस बच्ची पर हर वक्त गुस्सा आता रहता था। नौशीन साहिबा भी समझ नहीं पा रही थी। अच्छा, तुम बस अपनी तरफ से कोशिश किया करो अपने दादा जान को खुश रखने की, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतर करने वाला है। चलो अब जाओ अपने कमरे में, वो उसे प्यार से समझा रही थी। आज नहीं फुफ्फो जान, प्लीज़। मासूमा, प्लीज़ बेटा समझो, फिर पता है ना बात तुम्हारी माँ तक जाती है। प्लीज़ बेटा, बाजिल को कोई शिकायत का मौका मत देना। उसका चेहरा हाथों में भरे वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली थी। वो आए तो सही फुफ्फो जान, वैसे दादा जान का इंसाफ देखें। मेरी तो हर बात पर पाबंदी आयद की हुई है उन्होंने, और उनका पोता 2 हफ्तों से घर नहीं आया, लेकिन दादा जान बिल्कुल रिलैक्स है। मासूमा थोड़ा मुस्कुरा कर बोली। क्यों, मेरी बेटी को याद आ रही है अपने शोहर की? नौशीन साहिबा शरारत से बोली। ओ प्लीज़, मैं और उसे याद करूंगी, वो चेहरे पर बेजारियत लाते हुए बोली थी। मासूमा, शोहर है वो तुम्हारा, किस अंदाज में बात कर रही हो उसके बारे में? शोहर से एहतराम से बात करते हैं। इस बार उन्होंने डांटा था उसे। ओके सॉरी, अब एहतराम से बात करूंगी। और वो फिर दोनों उठ खड़ी हुई। सुबह उसकी आंखें एक अजीब एहसास के तहत खुली। चंद लम्हों में हवास बहाल हुए तो अपने आसपास देखा। बाजिल उसके बिल्कुल करीब लेटा हुआ था और ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। ढीला सा ट्राउज़र और बनियान पहने वो बेड पर करवट लिए सो रहा था। माथे पर भूरे बाल बिखरे हुए थे। मासूमा ने गौर किया तो उसे इदराक हुआ कि बाजिल की दाढ़ी मूंछों के मुकाबले में हल्की हल्की है। बाजिल के बालों का रंग भूरा था जो उस पर काफ़ी जचता था। बनियान से उसका सेहतमंद जिस्म नुमायां हो रहा था। अब मासूमा की नज़र उसके चौड़े सीने पर पड़ी। बेसाख्ता उसने अपनी निगाहों का जाविया बदल लिया। बिलाशुबा वो एक भरपूर वजीह मर्द था, जिसकी ख्वाहिश हर लड़की करती है, मगर मासूमा मजबूत सोच और इरादे रखने वाली लड़की थी। उसे बाजिल की ज़ाहिरी खूबसूरती से ज़्यादा उसका किरदार बाजिल के करीब कर सकता था। ये आया कब है? रात को तो मैं अकेली सोई थी। आज याद आ ही गई घर की। मशकूक आदमी। ऊंची आवाज़ में वो बुड़बुड़ाती हुई बेड से नीचे उतर गई थी। गुड मॉर्निंग। अभी वो मुड़ी ही थी कि बाजिल की बोझल आवाज़ पर उसके कदम रुक गए। इसका मतलब वो जागा हुआ था, और ये सोच आते ही मासूमा के दिल ने ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया।
यार इट्स ओके, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, तुम जी भर के मुझे देख सकती हो, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। मासूमा के चेहरे पर सुर्खी और उसकी यकदम झुकी आंखों को देखकर वो मुस्कुराते हुए गोया हुआ, जब मैं तुम्हें जी भर के देख सकता हूँ तो तुम मेरी बीवी हो, पूरा हक है तुम्हारा। इतनी दूर क्यों खड़ी हो, यहाँ पास आओ, जैसे मर्जी देखो मुझे, कोई मसला नहीं। मुझे कोई मसला नहीं होगा। मासूमा के चेहरे पर हया के रंग देखकर वो खासा महजूज हो रहा था। आंखों में शरारत लिए वो संजीदगी से बोला, आप कब आए? बाजिल की मायनी खेज बातें और शरारत भरी आंखें नज़रअंदाज किए वो बमुश्किल बोली, रात को आया था, तुम काफ़ी सुकून से सो रही थी इसलिए नहीं जगाया। वो बेड से उतरकर उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा, जबकि मासूमा बेसाख्ता अपने कदम पीछे बढ़ाने लगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है कि उसकी धाड़ सुनकर मासूमा समेत बाहर खड़ी बाजिल की वफादार मुलाजमा नूरी भी कांप गई। साहब जी, मैं नूरी। नूरी बाजिल के डर से बमुश्किल ही अल्फाज अदा कर पा रही थी। क्या मसला है? वो एक बार फिर धाड़ा था। मासूमा की अपनी जगह से हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जूं की तूं वहीं बाजिल के सामने खड़ी थी। मुर्शिद साहब, वो जी बड़े साहब ने याद किया है, जाओ। अभी नूरी अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि बाजिल फिर से गुर्राया। मासूमा ने अपनी झुकी पलकें उठाकर देखा। बाजिल का चेहरा बिल्कुल स्पाट था। उसकी आंखों में कुछ देर पहले वाली शोखी की जगह अब सुर्खी थी।